नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नितिन गडकरी के एक पुराने वीडियो को हाल का बताकर शेयर किए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि मैं फ्रिंज एलिमेंट्स के दूषित एजेंडों से कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं ऐसे लोगों को कानून के दरवाजे तक ले जाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार, पार्टी और पार्टी के लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं के खातिर मुझे ऐसा करना होगा। गडकरी ने आगे लिखा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए आज फिर मेरे खिलाफ जघन्य और फैब्रिकेटेड कैंपेन चलाने की कोशिश की। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का एक तबका, सोशल मीडिया और कुछ लोग शामिल हैं जो मेरे सार्वजनिक बयानों को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही गडकरी ने वो वीडियो भी साझा किया है जो काफ़ी शेयर किया जा रहा है और उसके साथ ही अपना असली वीडियो भी ट्वीट किया है और बताया है कि कैसे उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर पुराने वीडियो को साझा किया जा रहा है। बता दें, गडकरी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र का एक पुराना किस्सा सुनाया था जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे। यह किस्सा उन्होंने 1996-97 का बताया, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने उस वक्त अधिकारियों से यहाँ तक कह दिया था कि मंत्री पद गया तो गया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके इसी वीडियो को बीच से काटकर साझा किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मंत्री पद गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वो पार्टी संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। इसी को लेकर गडकरी ने चेतावनी दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदे जाने की कोशिशों के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज पार्टी के सभी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में 62 विधायकों में से 54 ने हिस्सा लिया। बाकी लापता विधायकों को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लापता लोगों ने फोन पर अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देने का वादा किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता के लिए प्रार्थना करने गए हैं। बता दें, शराब नीति पर बवाल के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश और विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 विधायक इनको चाहिए हैं। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं तैयार रखे हुए हैं दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है ये 800 करोड़ किसके हैं, जीएसटी के हैं, पीएम केयर्स के हैं या उनके दोस्त ने दिए हैं दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के राजघाट जाने को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी कई चीज़ों को बुराई समझते थे, उनमें शराब और नशा था, लेकिन शराब का हज़ारों करोड़ का घोटाला करने वाले, दिल्ली को शराब नगरी बनाने का घोटाला करने वाले आज गांधी जी की समाधि राजघाट जाकर बैठते हैं। तिवारी ने कहा कि लगातार झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाने वाले महात्मा गांधी की समाधि पर जाने के लायक भी हैं क्या? वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी, शराब घोटाले के सवालों का जवाब देने से आप दूर क्यों भाग रहे हैं? आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने कमेटी द्वारा दिल्ली की नई शराब नीति के लिए दिए गए सुझावों को मानने से इनकार कर दिया और L1 लाइसेंस होल्डर्स का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? आप पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, हमें आप तोड़ने की जरूरत नहीं है, उनके कुकर्म ही उन्हें तोड़ देंगे। खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं और वो जल्द इस मामले पर फैसला ले सकते हैं। झारखंड में इस मामले को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है और कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस संबंध में उसे चुनाव आयोग और राज्यपाल की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से चुनाव आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कई मीडिया रिपोर्टों से अवगत कराया गया है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है। सीएमओ ने कहा कि इस संबंध में उनको चुनाव आयोग या राज्यपाल से कोई संदेश नहीं मिला है। इसके साथ ही सीएमओ ने सोरेन के हवाले से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि भाजपा के एक सांसद और उनके कठपुतली पत्रकारों सहित भाजपा नेताओं ने खुद चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जो कि सीलबंद कवर रिपोर्ट है। सोरेन के हवाले से कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का ऐसा दुरुपयोग और पब्लिक एजेंसीज का बीजेपी के मुख्यालय के द्वारा अधिग्रहण लोकतंत्र में पहले नहीं देखा गया। इसके अलावा झामुमो ने ट्विटर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं झामुमो के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सबसे पहले राज्यपाल को इसे पढ़ना होगा और फिर अपना आदेश देना होगा। उस आदेश के आधार पर सरकार अपील दायर कर सकती है और उसे चुनौती दी जाएगी।
इसलिए सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है। हालांकि कुछ नतीजे ऐसे होंगे जैसे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोहभंग हो सकता है, क्योंकि विपक्ष हम पर हमला करना जारी रखेगा। पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इस दौरान अदालत को सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने बताया कि 29 फोन की जांच की गई और 5 फोन में मैलवेयर पाया गया है, लेकिन इसमें पेगासस स्पाईवेयर था। इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जांच रिपोर्ट 3 भागों में पेश की गई है। इसमें तकनीकी समिति की 2 रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन समिति की 1 रिपोर्ट शामिल है। रिपोर्ट का सिर्फ एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। हम अपनी वेबसाइट पर सिफारिशों पर जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा सार्वजनिक करेंगे। समिति ने पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट के पहले 2 भागों की एक प्रति मांगी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अदालत मांग की जांच करेगी। हम पूरी रिपोर्ट देखे बिना और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब एक वकील ने कहा कि वो अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, कल के बाद मैं भी अपनी राय व्यक्त करूंगा। पेगासस स्पाईवेयर पर सुनवाई के दौरान CJI NV रमन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिससे सरकार पर सवाल उठते हैं। CJI NV रमन्ना की बेंच ने कहा कि समिति ने कहा है कि भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया और सरकार ने वही रुख दिखाया जो उसने अदालत के समक्ष भी लिया, यानी उसने ये स्पष्ट तौर पर बताने से इनकार कर दिया कि पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया था या नहीं। बता दें, अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RV रविंद्रन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया है। इसके साथ ही इसने केंद्र सरकार को उस मामले में नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई के PMLA के फैसले पर 2 पहलुओं पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की। ECIR की एक कॉपी नहीं देने को लेकर और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष नहीं मानने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इसमें जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच द्वारा जुलाई 2022 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही 3 न्यायाधीशों की इस पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को भी 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिए रिकॉर्ड में साफ साफ गड़बड़ी होनी चाहिए और ये एकमात्र अधिनियम नहीं है, बल्कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को ED के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसने PMLA के सभी कड़े प्रावधानों, जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधान हैं, इन्हें बरकरार रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों को छोड़े जाने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने 2002 की उस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मारे गए लोगों में 3 साल की बच्ची भी थी, जिसे पटक कर मार डाला गया। इसके बाद जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या वो छोड़े जा सकते हैं। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि हम केवल इस बात पर चिंतित हैं कि क्या उनका छोड़ना कानून के मानकों में था। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, क्या ये कहना पर्याप्त है कि उनको छूट गलत है। उन्होंने कहा कि उम्र कैद को दोषियों को दिन ब दिन छूट दी जाती है, इसमें क्या अपवाद है। इस बीच CJI रमन्ना ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ द्वारा अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त मंगलवार को होगी। दरअसल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से याचिका के जवाब में सुधार करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि याचिका का जवाब तैयार है, लेकिन मैं खुश नहीं। क्या आप इस मामले को सोमवार को सुन सकते हैं? बेंच ने सुझाव दिया कि बात यह है कि शख्स सलाखों के पीछे है। आप इसे आज दोपहर 2 बजे तक दाखिल कर सकते हैं और उसकी कॉपी दे सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में कुछ खास नहीं है। इस पर बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ खास नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता कस्टडी में है। इस पर एसडी मेहता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि कानून के अनुसार है। इसके बाद जस्टिस ललित ने कहा कि हम इसकी भी जाँच कर रहे हैं क्या जेल की जरूरत है या नहीं।
इसके बाद बेंच ने मामले को सोमवार की जगह मंगलवार के लिए लिस्ट कर दिया। वकील कपिल सिब्बल से बेंच ने कहा कि हम कठिनाई समझते हैं, लेकिन हम मंगलवार को पहले मामले के रूप में इसे सूचीबद्ध करेंगे। भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। भूपेंद्र सिंह ओवैसी समुदाय की ताकतवर जाट बिरादरी से आते हैं। भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का मुकाबला करना भी माना जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के संभावित दावेदारों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई ब्राह्मण नेताओं के साथ ही पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय से आने वाले नेताओं के नामों की चर्चा थी। हाल ही में चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जब उन्होंने ट्वीट किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तब ये चर्चा और तेज हो गई थी। हालांकि उनके नाम पर मोहर नहीं लगी है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव में एक बार फिर से देरी हो गई है। खबर है कि पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी अपना मन बदल लेंगे और फिर से पार्टी का नेतृत्व संभाल लेंगे। सूत्रों का कहना है कि दिवाली यानी कि 24 अक्टूबर से पहले कांग्रेस का नया अध्यक्ष पदभार संभाल लेगा। बता दें, कांग्रेस को 21 सितंबर तक नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। इसका कारण राहुल गांधी द्वारा अध्यक्ष पद लेने से इनकार करना और त्योहारों से पहले एक अशुभ समय का हवाला दिया गया है। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया। टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की थी। उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें जमानत पर बाहर कर दिया गया था। हालांकि उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, उनके विवादित बयान के बाद बीजेपी ने भी उनको पार्टी से निलंबित कर दिया था। टी राजा सिंह को जमानत मिलने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। गोवा पुलिस ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में उनके परिवार की शिकायत के बाद गुरुवार 25 अगस्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी हत्या उनके 2 सहयोगियों ने की थी। इसमें हरियाणा के ही एक शख्स किसी सांगवान का नाम आया है। शिकायत में ढाका ने कहा कि फोगाट ने 23 अगस्त को अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अपनी मां, बहन और बहनोई से बात की थी। उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान सोनाली ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि सोनाली ने कहा कि सांगवान ने उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि सांगवान ने सोनाली को उसके राजनीतिक और फिल्म करियर को नष्ट करने की धमकी दी और उनके फोन, संपत्ति के रिकॉर्ड, एटीएम कार्ड और घर की चाबियां जब्त कर ली। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है और उनकी मौत पर सवाल खड़े करती है। रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटें सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनाली के शव पर चोट के कई निशान मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये चोट किसी भारी या ठोस चीज से लगी होगी। इनको देखते हुए जांच अधिकारियों को मौत के तरीके का पता लगाना है। बता दें, 43 वर्षीय सोनाली फोगाट का सोमवार को गोवा में निधन हो गया था। शुरुआत में कहा गया था कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि उनके परिवार ने इस दावे पर तुरंत सवाल उठाए थे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बाद अब पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन पर एक प्रोसीजरल वोट के दौरान भारत ने बुधवार को रूस के खिलाफ पहली बार मतदान किया। बीते 6 महीनों से भी ज़्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में कई बार रूस के खिलाफ मतदान किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भारत लगातार मतदान करने से परहेज करता रहा। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की भी निंदा नहीं की थी। भारत लगातार रूसी और यूक्रेनी पक्षों से कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आह्वान करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।